वोट चोरी का इल्जाम, अब मां का तिरस्कार। बिहार से बंगाल तक, अमेरिका से चाइना तक, 17 सितंबर से 75 पार का फॉर्मूला, 400 पार का आंकड़ा। अब किसकी सियासी कब्र खुदेगी? जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत। 75 वर्षीय पीएम मोदी का ब्लैक एंड व्हाइट फ्यूचर देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि श्री संत बेता अशोका जी इकलौते ऐसे जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अब तक की जितनी भविष्यवाणियां की, उनकी सारी की सारी भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। श्री संत बेता अशोका जी वो पहले एस्ट्रोलॉजर रहे हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि पीएम मोदी ना सिर्फ 14 का इलेक्शन जीतेंगे बल्कि बैक टू बैक जीत की हैट्रिक भी लगाएंगे, 14, 19 और 24। और इसी के साथ श्री संत बेता अशोका जी इस बात का भी दावा करते हैं और अपनी सांकेतिक भविष्यवाणी में डंके की चोट पर कहते हैं कि पीएम मोदी 2030 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और अब जो सोचिए 28 दिन बाद पीएम मोदी का जन्म दिवस आ रहा है, पीएम मोदी अपने 75 के आंकड़े को पार कर लेंगे, 76वां साल उनका शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में उनका आने वाला जो ये एक साल है, ये देश की राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन ला सकता है। पीएम मोदी की खुद की राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन होंगे हमें देखने को मिलेंगे, और देश हित में पीएम मोदी के हाथों कितने बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले पीएम मोदी के 75वें साल को श्री संत बेता अशोका जी ने सुपर गोल्डन बताया था। सवाल यह है कि उनका 76वां साल कैसा रहेगा, बताएं सर। नमस्कार। 17 सितंबर 2025 से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 76वां जो वर्ष है जीवन का वो स्टार्ट हुआ। मैं ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 2030 तक नरेंद्र मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब ये 75 साल का जो फंडा है ये बीच में आया है कि 75 साल के बाद जो है इसमें जो है बीजेपी में जो है आपका जो है रिटायरमेंट की एज रखी है उन्होंने जी। तो मैं ऑलरेडी इसकी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 2030 तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। तो इसलिए ये वाला साल जो 76वां साल है, और ये वाला टेन्योर की भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये वाला टेन्योर जो है 24 से 29 वाला मोदी जी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे जी। लेकिन ये जो 76वां साल है इसमें मोदी जी की जो योगिनी है भद्रिका के साथ में उल्का का अंतर होगा जी। उल्का अंतर में उल्कापात होते हैं। उल्कापात किस तरीके के होंगे? आंतरिक विरोध, विपक्ष जो है एकजुट होके संविधान की रक्षा, वोट चोरी का मुद्दा, इन चीज़ों को जो है उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि एंड इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। 76वां साल जो है इसमें मोदी जी की जो मुंथा है वो सेकंड हाउस में, और मुंथेश जो है वो पराक्रम स्थान में, और वो शनि है जी। अब मोदी जी की कुंडली में सबसे बलवान ग्रह अगर देखा जाए तो बुध के बाद शनि ही है। तो क्योंकि उनका जन्म भी शनि के नक्षत्र में हुआ, सब पीरियड शनि के नक्षत्र में आने के कारण मोदी जी का शनि जो है बहुत पावरफुल है। और शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति सत्य पर चलता है, जो व्यक्ति जो है निस्वार्थ काम करता है, उसके साथ दंडाधिकारी शनि जो हैं बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं। तो इसलिए जो है ये जो उल्का का अंतर है, ये साल जो मोदी जी का है, इस साल में उल्कापात तो होंगे। विपक्ष तरह तरह के हर चीज़ में से मुद्दा निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सब बेसलेस होंगे। जिस तरीके से आपका ये वोट बैंक की चोरी का
मुद्दा जो उठाया अभी जा रहा है विपक्ष उठाए जी। बिल्कुल ये धराशायी होगा। उसके बाद में आपका जो ये संविधान लेके घूम रहे हैं ये भी धराशायी होगा, क्योंकि उसके पीछे अगर मोदी जी के कार्यकाल को अगर 2014 से ले 2025 तक अगर 11 साल को लेते हैं और पिछले आप 11 मतलब पिछले अगर आप 64 इयर्स को लेते हैं तो उसमें संविधान में इमरजेंसी लगाकर जिस तरीके से संविधान को नष्ट करने की कोशिश की गई थी वो जो है वो अपनी ही दुर्गति करवाएंगे इस मुद्दे को उठा के, जबकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संविधान में संशोधन जो भी हुआ है वो आवाम के लिए, देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत के जो है उन्नति के लिए हुआ है। 370 का हटाना, ट्रिपल तलाक, नेक्स्ट जो आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं ये जो हैं देश को आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के तहत विपक्ष नहीं चाहता कि वो जो आपका बोगस वोटर्स को जो हटाया गया, वो क्यों हटाया गया, क्योंकि वो बोगस वोटर जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत एक विशेष वर्ग का वोट है, वो या तो वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी आए हुए हैं या पाकिस्तान से ट्रांसफ़र जो हैं लोग जो हैं जो आके यहाँ बस गए हैं, उन लोगों ने राजनीतिज्ञों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रमोट किया, क्योंकि वो विशेष वर्ग जो है अगेंस्ट एनडीए का है और यूपीए को ये खल रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक जो उन्होंने इतनी मेहनत से पिछले 40-50 साल में खड़ा किया, जिनकी थर्ड जनरेशन भी यहीं पे है, उनकी अगर इंक्वायरी होगी और वो लोग अगर वोट बैंक से बाहर निकल गए तो जो है उनका जो मेन जो आधार है वो खिसक जाएगा। उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। इसलिए 2025-26 में आपको संविधान के तहत वो एक विशेष वोट बैंक को, विशेष वर्ग के वोट बैंक को सेव करने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए कोशिश करेंगे, सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और हर मुद्दे को जो है आंदोलन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि माननीय मोदी जी के ग्रह जो हैं उनका उच्च का जो बुध है, अभी उनकी जो है मंगल की महादशा, और मंगल भी उनका बहुत पावरफुली प्लेस्ड है केंद्र के अंदर चंद्रमा के साथ में, तो वो हर 2.5 दिन में जो है अपने डिसीजन को डीम फिट टू सिचुएशन, बिकॉज अगर आप अब तक के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और उनके कार्यों का अगर अवलोकन करते हैं तो यू विल सी माननीय नरेंद्र मोदी जी इज द बेस्ट पीएम जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट को प्रॉपरली, अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया, क्राइसिस मैनेजमेंट को प्रॉपरली हैंडल किया है और क्राइसिस में से बाहर आए हैं। आपने उन पे जितने पत्थर फेंके उन्होंने इकट्ठे करके इमारतें बना दी, और वो सारी इमारतों का भी आपने विरोध किया, चाहे वो नया संसद भवन था या आपका इंडिया गेट पे जो शहीदों के लिए जो उन्होंने स्मारक, स्वच्छ भारत अभियान वाला भी जो बहुत सारे सर, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी सर, सोशल मीडिया में तमाम एस्ट्रोलॉजर्स कुछ हैं ऐसे जो कथित तौर पर दावा कर रहे हैं कि मंगल की दशा हटते ही पीएम मोदी के हाथ से सत्ता भी चली जाएगी, देश की सत्ता। इन दावों में कहीं कोई सत्यता है? देखिए, ये जो आप दावे किए जा रहे हैं ये अब के करंट सिचुएशन को देख के हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और धर्म ज्ञान के माध्यम से मेरी जो भविष्यवाणी 2012 से मोदी जी के लिए है कि मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुमत की सरकार होगी, 14 में बहुमत की सरकार बनी।
उसके बाद मेरी 2014 में जब ये आपका गंगा आरती के लिए बनारस शपथ ग्रहण से जी। पहले गए थे, तो उस टाइम मैंने ये 14 या 15 मई को ये भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी अगले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे जी। और 2030 में 29 तक इनका कार्यकाल, 2030 तक स्वेच्छा से ये राजनीति को छोड़ सकते हैं, स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। जी। ये मेरी भविष्यवाणी उस समय की है। तो ये वाला कार्यकाल हर हालत में पूर्ण होगा और मोदी जी की जो है सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटीज को निकाल लेते हैं। अब ये सबसे बड़ा जो विपक्ष जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाने जा रहा है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। वोट चोर 2029 के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इनको मैंने एक बार ये बोला था, मोदी जी जो है मारते कम है, घसीटते जाते हैं। जी, जी। तो ये जो 25-26 में जो भी विपक्ष करेगा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि 2029 मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी 415 का आंकड़ा जो है पार करेंगे जी। उसके पीछे का जो सच, जो उसके पीछे का जो विजन, उसके पीछे की जो कैलकुलेशन है वो ये है कि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जहां जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं ही इज इन मेन फोकस। अगर अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जवाहरलाल नेहरू जी का, सेकंड नंबर का कार्यकाल 15 साल कुछ डेज का है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, और थर्ड नंबर पे 11 साल कुछ का कार्यकाल मोदी जी का है। लेकिन गैर कांग्रेसी पहले लेकिन जब 15 साल ये पूरे कर लेंगे और 16वां साल भी कंप्लीट करेंगे 2030 वाला जी। तो ही विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड ऑल्सो, जवाहरलाल नेहरू का। नंबर 2 सबसे ज्यादा जो है सीट्स का रिकॉर्ड भी आपका कांग्रेस का है, इंडिविजुअल पार्टी का 414 का। तो उसके ब्रेक की भी मैंने भविष्यवाणी की है और मैंने ये भविष्यवाणी तो आपका 2019 में कर दी थी, वो 2024 में नहीं एग्जीक्यूट हो पाई, लेकिन इट इज कंफर्म्ड कि सिचुएशंस ऐसी बनेंगी क्योंकि ये वाला साल 25-26 जो है इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं इश्यूज आएंगे जिनको मोदी जी क्राइसिस मैनेजमेंट का मेन लीडर होने के कारण उसको बड़ी ब्यूटीफुली हैंडल करेंगे, जिसके बाद ये भविष्यवाणी पुनः एग्जीक्यूट होगी। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि 414 का आंकड़ा मोदी जी के कार्यकाल में, उनके 29 से 34 का जो उनका कार्यकाल होगा उसके इलेक्शन में ही विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड ऑल्सो। तो ही इज मेड फॉर ब्रेकिंग ऑल ओल्ड रिकॉर्ड्स और नए कीर्तिमान वो स्थापित करते जा रहे हैं। आज आप देखिएगा हिंदुस्तान, हमारा भारत आपका विश्व का टॉप 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज में आ गया है और वर्ल्ड की टॉप 3 जो पावर्स हैं उसमें अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में। अगर जो वर्ल्ड वार की मैंने भविष्यवाणी कर रखी है, अगर वर्ल्ड वार होती है तो डेफिनेटली इंडिया विल बी इन बिटवीन टॉप 3 वर्ल्ड्स कंट्रीज जो आपका हथियारों का निर्माण भी कर रहे हैं। अब हम जो हैं वी आर ऑन द टॉप। एक समय था कांग्रेस जो है कहती थी अगर कोई एक मुंह पे गाल पे एक पे थप्पड़ मारता तो महात्मा गांधी जी के अनुसार दूसरा गाल भी आगे कर दो, और हमें ना तो हथियार बनाने हैं और ना ही हमें जो है हमें शांति स्थापित करनी है। लेकिन अब जो है वो फंडा टोटली चेंज हो चुका। अगर एक उंगली भी उठाता तो उसकी तरफ जो है मुक्का ही जाएगा। तो इसलिए जो है
मोदी जी का ये वाला साल जो है 2025-26 जी ये संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन ये हर प्रॉब्लम को, हर समस्या में से जो है अपने लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाल के लाएंगे जो 2029 की फाउंडेशन रखेंगी, और ही विल अगेन गेट द लैंडस्लाइड विक्ट्री इन क्रॉस 415 मार्क एंड 29 से 24 वाले कार्यकाल को ये स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के हाईएस्ट कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़े। तो इसलिए कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। जो लोग जो हैं अब जो आज की हालात को देख के जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जी तो उनको दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरा, 15 अगस्त था आज, 15 अगस्त को 79 आपका जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो इसका नंबर बनता 7, और मोदी जी का जो 76वां साल है उसका नंबर बनता है 4, 7 6 13, वो है 7 का मालिक केतु, 7 6 13 का मालिक राहु। जी अब केतु राहु जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा 2025-26 में, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यहाँ सर राहु का मतलब आप किससे जोड़ रहे हैं? राहु गांधी से? मीन्स राहु समझदार है, आवाम सब समझती है। लेकिन सर इन सब के बीच में आपसे जानना चाहती हूँ उन लोगों का क्या जिन्हें अभी तक पीएम मोदी की रिटायरमेंट का इंतज़ार है। संजय राउत से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता कुछ हैं जो दावा कर रहे हैं कि इसी सितंबर के महीने में पीएम मोदी की फेयरवेल पार्टी हो जाएगी। देखिए, राजनीतिक समीकरणें, राजनीतिक भविष्यवक्ता, राजनीति में जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ तक भविष्यवाणी की बात है, ये बहुत पहले ही 19 में भविष्यवाणी कर दी थी, और उसके बाद जब सीट्स आपकी 240 आई थी तो उस टाइम भी ये भविष्यवाणी कर दी थी। एनी हाउ ही विल कंप्लीट हिज टेन्योर ऑफ 5 years, नोबडी कैन स्टॉप। तो अभी भी आप अपनी भविष्यवाणी पे कायम हैं और अभी भी 400 पार की भविष्यवाणी? सिर्फ भविष्यवाणी पे नहीं, मैं यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है कि वो जवाहरलाल नेहरू का मैक्सिमम गवर्नेंस का जो उनका पीरियड है तोड़ेंगे। उस 16 साल कुछ उसका जी। उसको तोड़ेंगे। उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 15 साल सम डेज का है, जी। उसको तोड़ेंगे, एंड ही विल बी ऑन द टॉप। जो आने वाले 50 सालों तक तोड़ना जो है, उस रिकॉर्ड को टच करना भी एक दिवा स्वप्न होगा जी। किसी भी पार्टी के लिए। हमने देखा है कि आपकी पिछले साल की भविष्यवाणी में आपने पीएम मोदी के 75 साल को सुपर गोल्डन बताया था, और इसी सुपर गोल्डन पीरियड में हमने कई ऐतिहासिक बिल भी देखे, और वक्फ को लेकर नामुमकिन वाला भी बिल पारित हुआ, और इसी गोल्डन पीरियड में हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या 76वें साल में भी एक और ऑपरेशन हमें दिख सकता है? कोई एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका शनि का जो वक्री काल है उसका मैंने अपनी पिछली भविष्यवाणी में जिक्र किया था कि 28/11/2025 तक शनि वक्री रहेंगे जी। तो उस वक्री काल में भारत और पाक के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावना है, और होगा, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। तो जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो किसी भी तरीके की घुड़की को पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने स्ट्रेट वे बोल भी दिया है कि ऑपरेशन संदूर इज़ गोइंग ऑन, हमने उसको बंद नहीं किया। द मोमेंट यू विल टेक एनी रॉन्ग, कोई भी हरकत करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, यू विल गेट द डीम फिट रिप्लाई फॉर दैट। तो हमारी उधर से गोली आएगी तो हमारा इधर से गोला आएगा। बिल्कुल। दूसरी और चीज़ बताऊं कि मोदी जी इज़ वेरी प्रोएक्टिव लीडर। वर्ल्ड वाइड एवरीबडी नोस मोदी जी इज़ वेरी प्रोएक्टिव लीडर। 2019-20 में जो कोरोना का कहर था, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी थे जो वर्ल्ड की टॉप नंबर की पॉपुलेशन की कंट्री को मिनिमम लॉस पे बाहर निकाल रहा है।
ये उनके प्रोएक्टिव डिसीजंस थे। वो उन्होंने अपना जो है ये साबित करके बता दिया कि हाउ ही कैन मैनेज द टफेस्ट क्राइसिस को किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये घुड़की दे रहा है कि भैया हम जो हैं अगर हारने पे आए या हमें ये लगा कि हमारे ऊपर जो है वो है तो हम जो है आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से दिमाग से निकाल दें। मोदी इज़ वेरी प्रोएक्टिव लीडर। द मोमेंट he will even think about it, Narendra Modi will put the button for atomic war. इसी कड़ी में पीएम मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से साफ शब्दों में कह दिया है कि पानी और खून साथ साथ बहने वाला नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कब तक या कभी नहीं? देखिए, इसका डिसीजन तो शनि के वक्री काल में हो जाएगा। रीज़न ये है कि मैंने जैसे अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि इस टाइम जो 5 राशियां हैं शनि की दृष्टि में जो है मेष, सिंह, धनु, मकर, मीन और उसके बाद में कुंभ। ये जो 5 राशि हैं इनको शनि जो है इनके कर्मों के हिसाब से फल देगा। पाकिस्तान की राशि धनु में आती है। पाकिस्तान के जो इस टाइम जो आपके आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर वो मेष राशि में आते हैं, और पाकिस्तान के जो इस टाइम पीएम हैं उनकी जो है आपकी कुंभ राशि। इधर हिंदुस्तान इस 5 राशि के ट्रैप में नहीं है, कर्क राशि में आ जाता है हिंदुस्तान को अगर हम देखें। दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो राशि है वो जो है वृश्चिक है, तो ये भी उस ट्रैप से बाहर है। जबकि वर्ल्ड के टॉप 3 लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री वाइज या नेम वाइज इन 5 राशियों में आते हैं, कहीं ना कहीं वो आते हैं। इसलिए जो है जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज का नाम या जिन कंट्रीज के हेड इन 5 राशियों में आते हैं, उनके कारण कभी भी विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है। तो उसमें अगर यूरोपियन कंट्रीज को लेते हैं तो यूक्रेन और रशिया तो चल रहा है, उधर इजराइल को लेते हैं और आपका ईरान को लेते हैं, वो उसी में आते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में अखाड़ा जो बनता है वो आपका इजराइल ईरान के बीच में बनेगा, अमेरिका भी उसमें आता है, मेष राशि हो जाता है। इधर अगर इजराइल इसको लेते हैं, यूक्रेन को लेते हैं, तो यूक्रेन की भी मेष राशि बनती है और उधर पुतिन, और उधर पीछे से बैकिंग जो है अमेरिका की है। तो वो भी वर्ल्ड वॉर 3 के जो है बादल किसी भी टाइम वहाँ जो है फट सकते हैं। और आपको पता आजकल बादल फट रहे हैं, जब बादल फटते हैं तो कैसा तहस नहस होता है। नाउ कम टू एशिया। एशियन कंट्रीज में चाइना है, इंडिया है जो बन सकते हैं, उधर ताइवान है और इधर आपका पाकिस्तान है, तो मेन, और उधर अफगानिस्तान है। तो इनमें भी इनके हेड या कंट्रीज के नाम जो है इन्हीं 5 राशियों के बीच में आते हैं। और वक्री काल जो है का जो मैंने समय बताया वो आपका 13 जुलाई से बताया था जी, 13 जुलाई से 2025 में 13 जुलाई से लेके 28/11 तक का था। अच्छा। तो उसमें आपका जो है इस पीरियड के बीच में ये किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। देख लीजिएगा इस टाइम जिस तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तो आपकी तुला राशि है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीन राशि में आते हैं। उधर अमेरिका की मेष राशि, मेष और मीन ये हर तरीके से डिस्ट्रक्शन का कारण होंगे। अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो उसका मेन मुख्य कारक डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका होगा। और इधर पुतिन की जो नाम राशि है वो धनु में आती है, और आप यूएसएसआर को लेते हैं तो वो मेष राशि में आता है। तो इन दोनों का भी जो है कॉम्बिनेशन इन्हीं 5 में आता है। इजराइल को लेते हैं और इजराइल के जो
बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तो नेतन्याहू तो उसमें बेंजामिन जो है वो उसमें नहीं आते, लेकिन इजराइल उसमें आता है। लेकिन ईरान का जो हेड है अली खुमैनी जो है प्लस ईरान, ये मेष राशि में आते हैं। तो ये जो है मतलब जो है शनि के कब्जे में है और इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा। शनि अपने वक्री काल में 4 टाइम डेंजरस हो जाता है। जब 4 टाइम डेंजरस हो जाता है और जिस तरीके से माहौल बने, एनी टाइम वर्ल्ड वॉर कैन हैपन। सर, इन सब के बीच लोग आपसे अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जानना चाहते हैं, और इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे याद है 2025 की शुरुआत से पहले ही जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर जब आए थे, तब आपने उन्हीं के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी, ट्रू हुई थी। आपने उसी टाइम दोबारा इस बात की भविष्यवाणी की थी कि ये बनेंगे, ये पुनः राष्ट्रपति बनेंगे, और फिर हमने देखा कि जो बाइडेन के बाद वो दोबारा इलेक्ट होके आए। 25 की शुरुआत से पहले वार्षिक जो आप हमें बता रहे थे वार्षिक प्रेडिक्शन, तो उसमें भी आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, इसे आपने इन 3 शख्सियतों को आपने विश्व की त्रिमूर्ति बताया था। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप के जो कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से 2 देशों के बीच खटास आ गई है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ की मार, और दूसरी बात भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर का क्रेडिट लेना। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ट्रंप के यही फैसले अमेरिका की कब्र खो देंगे? डेफिनेटली 100% डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका की कब्र खोद रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी उस पे जब आप इतना टैक्स लगा देंगे, जितना आप टैक्स लगाएंगे दैट विल बी पेड बाय दियर वहाँ के जो नागरिक है उनको देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ जो 100 रुपये की चीज़ है वहाँ 140, 160 या 170 में मिलेगी। तो इसलिए जो है नुकसान किसका है? भारत के पास अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड है। अगर वो अमेरिका को नहीं देगा तो कहीं पे भी दे सकता है, लेकिन अमेरिका को जो माल भारत से जा रहा हो सकता वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट्स किसी और कंट्री से ना उपलब्ध हो, तो उससे आवाम त्रस्त होगी अमेरिका की, एंड ही विल हैव टू हियर द म्यूजिक फॉर दैट। तो क्या मैं यही समझूं कि शनि के इसी वक्री काल में ट्रंप की सत्ता पर खतरा है, या फिर ट्रंप के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है? दावे इस तरह अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया। ट्रंप की सत्ता पर भी खतरा है, क्योंकि इंटरनली जो व्यक्ति जैसा करता है, शनि जो है बिल्कुल उसको उसका माकूल जवाब देता है। अगर आप किसी कंट्री में वहाँ की सत्ता को अस्थिर करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट अपने वहाँ पे भी भुगतना पड़ेगा। तो ट्रंप की कोशिश ये रहती है कि जो कंट्री जो है अगर एकदम प्लस की तरफ जा रही है तो उसको किसी तरीके से जो है डाउन करना, या तो युद्ध में उलझा दिया जाए या गृह युद्ध में उलझा दिया जाए, उलझाकर उसको लेवल पे ले आना। बिकॉज आई एम द किंग, सबसे टॉप पे मैं ही नज़र आना चाहिए, मेरे सामने आसपास कोई नज़र नहीं आना चाहिए। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के, लेकिन ट्रंप के साथ अब जो खेल होने जा रहा है, क्योंकि उनकी नाम राशि जो है मीन बनती है और अमेरिका कंट्री की मेष जी। तो मीन और मेष के दोनों पे शनि की 7.5, हाँ दोनों पे शनि की 7.5 और वक्री काल के सबसे कठोर लोहोपात के इफेक्ट के कारण ट्रंप की हालत क्या होगी। देखिए, वर्ल्ड की जो 5 अगर सुपर पावर को लेते हैं तो उसमें अभी इंडिया 5th पे है। फर्स्ट अमेरिका चल रहा है, सेकंड आपका जो है रशिया है, थर्ड में चाइना है, फोर्थ में आपका इजराइल को भी ले फ्रांस को ले सकते, फ्रांस, और फिफ्थ में इंडिया। लेकिन इनमें से अगर 4 एक के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो एक 4 को फेस नहीं कर सकता। आज की डेट में द मोमेंट इन्होंने ये टैरिफ बढ़ाया, मोदी जी ने थ्रू यूएस
चाइना को अपने उसमें ले लिया। अब जो है अगर चाइना, इंडिया और यूएसएसआर की, रशिया की अगर इक्वेशन जो है पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये प्लस प्लस हो जाते हैं, तो ये अमेरिका के 3 गुना पावरफुल हो जाते हैं तीनों। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से कितनों को भी इकट्ठा कर लें, लेकिन सुपर पावर्स जो हैं अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको जो है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बैडली डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मानिए डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप पास देखें तो ही कैन चेंज एनी टाइम। वो अपने वक्तव्य से एकदम पलट जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने रुकवाया, लेकिन जब मोदी जी का रिप्लाई गया तो उन्होंने बोला नहीं। फिर बाद में फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की कि हमने रुकवाया, लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट हैपन। इसी तरीके से ही कैन टेक यू टर्न ऑन हिज डिसीजंस। टैरिफ के डिसीजन पे भी ही विल हैव टू स्टेप बैक। ओके, ये आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि जो टैरिफ का जो भी हंटर चला है वो वापस इसलिए लेना पड़ेगा। उससे जो है एंड रिजल्ट जो है उसमें यूएस को ज़्यादा नुकसान होगा, ना कि इंडिया को। और जितनी भी कंट्रियों पे आप बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं उसका नुकसान आपको ही होगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी पे फर्क पड़ेगा और आपकी कंट्री में महंगाई जो है वो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ का आवाम त्रस्त होगा, आवाम त्रस्त होगा तो आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बिल्कुल सर, जो कि आज हम पीएम मोदी की वार्षिक कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाला समय यानी कि पीएम मोदी का 76वां साल कैसा रहेगा। इसी 76वें साल में मैं बात करना चाहूँगी भारत और चाइना की, क्योंकि आप ही की भविष्यवाणी है कि चाइना के 9 टुकड़े होने हैं। लेकिन इन 9 टुकड़ों के बीच आज देखिए हालात ऐसे हैं कि चाइना के साथ भारत एक मैत्रीपूर्ण संधि करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना के साथ अपने रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही मिठास मुझे याद है कि 2014 में भी लाने की पीएम मोदी जी ने कोशिश की थी, जब शी जिनपिंग को सीधा गुजरात ले गए थे। आपको याद होगा तो साबरमती आश्रम में, और उसके बाद जो डोकलाम में हुआ, जो गलवान घाटी में हुआ, जिस तरह से चाइना ने अपनी शातिरगिरी दिखाई। तो क्या आपको लगता है कि 76वां साल भारत और चीन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, रिश्तों में मजबूती आ पाएगी? देखिए, ये जो रिश्ते हैं ये डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म के नहीं है। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए जो ये इक्वेशंस बनी है, जिसमें चाइना और आपका रशिया का तो रिलेशन ठीक है। रशिया एक ऐसी कंट्री है, वो दिमाग से बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। इधर इंडिया के साथ शुरू से रशिया के बेस्ट रिलेशन हैं, चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। पाकिस्तान से रशिया के अच्छे रिलेशन नहीं। रशिया ने साफ बोल दिया कि जहां हल्की सी भी इन्होंने गलती की तो ही विल बी बॉम्ब्ड। नेक्स्ट आता है यूके। यूके आपका यूएस के साथ में है। इसी तरीके से अमेरिका ने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया है। अगर ईरान को दुश्मन बनाया तो ही इज़ बैक बाय यूएसएसआर। रशिया की बैकिंग उस पर आ गई है, उसको जो चीज़ चाहिए वो लड़ने के लिए उसको फैसिलिटी मिलेगी। तो इसलिए अमेरिका इतने फ्रंट पे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। भले ही नाटो कंट्रीज उसको हेल्प करेंगी, फिर भी वो बहुत कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि बैटलफील्ड में तो मेन तो आपका यूएस एंड रशिया आमने सामने होंगे। ये तो बाकी के जो हैं, इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया, यूके हो गया, बाकी जो मेन प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये तो पार्ट ऑफ दैट गेम होंगे। लेकिन मेन डिसीजन इनके होंगे। और ग्रहों के हिसाब से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। बहुत बड़ी गलती अगर करेंगे तो मेरी बहुत पुरानी भविष्यवाणी है, अगर यूरोप में डिस्टर्बेंस होती है, एटॉमिक वॉर होती है, तो आपका बटन जो है पुतिन पुश करेंगे एटॉमिक वॉर का। अगर एशिया में अगर ऐसा कुछ होता है
तो एटॉमिक वार का बटन पुश करने में मोदी जी बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। ओके, चलिए इन सब के बीच अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कांग्रेसी नेता विपक्ष राहुल गांधी की इसलिए क्योंकि जब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है या फिर ऑपरेशन सिंधु, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मंशा पर, उनकी नीयत पर हमेशा सवाल उठाए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लोकसभा में जो बहस चढ़ी, उसमें भी राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए हमें नजर आए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, अब बिहार का इलेक्शन है, फिर उसके बाद बंगाल का भी इलेक्शन है और 2029 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। तो आने वाला समय पीएम मोदी के 76वें साल में राहुल गांधी की किस तरह की भूमिका हमें देखने को मिल सकती है? और आप जो कि बार बार भविष्यवाणी करते हैं राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की, तो ये रीलॉन्चिंग वाली अब पीरियड कब तक रहेगा? देखिए, आपने राहुल जी के लिए रीलॉन्च की जो बात कर दी है, बहुत ही अलग बात है। और हर बार उनको जो है रीलॉन्च ही किया जाता है, क्योंकि लॉन्च के बाद का जो रिज़ल्ट होता है और जो वो फेवर में नहीं आता, तो उनको समझ आता है कि जो है हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसको हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, देश का नेता बनाना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाह रहे हैं, वो जो है पीपल द्वारा जो एक्सेप्ट नहीं है। तो पहले अगर आपने बात रीलॉन्च की है, तो मैं मार्केटिंग के जो 5 पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ। 5P मार्केटिंग के क्या है वो हर एक को पता होना चाहिए। प्रोडक्ट हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, एक राजनीतिक घराने से आते हैं, देश को उन्होंने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, इसलिए प्रोडक्ट वाला पार्ट जो उनके साथ में जो टैग है, वो नाम तो बहुत बढ़िया है, हर एक को एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा है प्राइसिंग में राहुल गांधी जी के ग्रह ऐसे हैं कि वो कुछ अब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से पास्ट में कांग्रेस हारने के बाद भी फंड्स को जनरेट कर रही थी। आज कांग्रेस की हालत इतनी पतली है कि उनको जो फंड्स का इनफ्लो है कुछ सोर्सेस सोरस एंड टीम से देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंड्स कहीं से अगर अरेंज हो रहे हैं। बाकी जो इंडियन अवाम जो उनको एज ए कांग्रेस पार्टी जो देती थी, वो फंड्स भी उनका जो है स्तर बहुत नीचे आ गया। ही इज़ नॉट गेटिंग दैट। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पैकेजिंग। अब पैकेजिंग तो उन्होंने अपनी टी शर्ट वाली कर रखी है, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक नेता वाला नहीं है। जो अगर आप नेता हैं तो आप में आप कितने भी स्ट्रांग हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में हम्बलनेस नज़र आनी चाहिए। वो हम्बलनेस नहीं नज़र आती है। जब भी वो बोलते हैं वेरी एग्रेसिव बोलते हैं, और ख़ास तौर से रूलिंग के लिए जब बोलते हैं तो उनका टारगेट सिर्फ कुर्सी होती है, और उसको टारगेट को कुर्सी करके वो ऐसे लगता है कि ये बंदा एक जंप में कुर्सी पे जाके बैठना चाहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। परिवारवाद को वैसे ही ख़त्म कर दिया है। तो आपका प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पैकेजिंग होगी, उसके बाद आप प्लेस। अब प्लेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। प्लेस में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनके ऊपर जो है एक वो केस डाला हुआ है कि इनको दोहरी नागरिकता है जी। तो भारत की जनता पहले ये तय कर ले कि वाकई में इंडियन है या इटालियन है। तो आपका प्लेस भी नहीं। प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्लेस। अब ये 4 अगर आपके बिलो मार्क्स हैं, तो 5th जो आती है राजनीति में आती है पीपल। क्या? पीपल, लोग आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो एक्सेप्टेंस आप इनके कंटिन्यूसली 29 इलेक्शंस जो ये 2004 से हारते आ रहे हैं। तो वो पीपल वाला पार्ट भी जो है नहीं है। लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों राहुल जी के पीछे पड़ी हुई है और इनको बार बार लॉन्च कर रही है। और जनता के दिमाग में जो है अब 6P भी आ गया। वो आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द 6P?
जनता ने उनको जो है उनके वक्तव्यों से सोशल मीडिया पे देखेंगे, वो खुद कह चुके हैं कि मैं 6P हूँ। चलिए, मुझे लगता है तो- हमारे दर्शक काफी समझदार है, समझ चुके होंगे। लॉन्च वाला रीलॉन्च वाला जो है उस प्रोडक्ट को किया जाना चाहिए जिसमें जाना है। कांग्रेस अगर अपने वर्चस्व को बचाना चाहती है, देखिए आज की सिचुएशन में राहुल गांधी जो है विपक्ष की मजबूरी है। रीजन, सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस है, बाकी पार्टियां छुटपुट हैं, कोई छोटी सी पॉकेट में, दूसरी पॉकेट में, सब मिलके जो है उन्होंने जो यूपीए बनाया। तो मेन पार्टी जो है वो क्या है, कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व पूरे भारत में। जी। तो इसलिए विपक्ष की मजबूरी है कि उनको जो है कांग्रेस द्वारा इम्पोज्ड लीडर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो विपक्ष में एक से एक अच्छे नेता हैं जो अगर भूमिका में आए तो यूपीए का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी। तो राहुल गांधी के संदर्भ में श्री संबित अशोका जी के विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।